हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लीगल कोड। आई एम आशु आर लवानिया। पीसीएस की सीरीज़, पीसीएस प्रीलिम्स की जो सीरीज़ चल रही थी हमारी इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की, आज तक हम उसमें 11 लेक्चर्स कर चुके हैं। जिन्होंने भी वो नहीं देखे हैं, आई बटन पर जाइए, क्लिक कीजिए और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्हें देख लीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 12, जो कि होगा आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, मतलब कि मंत्री परिषद के बारे में। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर व टेलीग्राम पर। बस आपको सर्च करना है माई लीगल कोड और उससे सब्सक्राइब करना है। आप इस लेक्चर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से और हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, दैट इज www.mylegalcode.com। व किसी भी कन्फ्यूजन के लिए 24/7 व्हाट्सएप अस। द नंबर इज 9990544440। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब कि मंत्री परिषद। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे वन लाइनर फॉर्म में। पहला पॉइंट है, देखिए प्रधानमंत्री जो होते हैं, प्रधानमंत्री हमारी मंत्री परिषद के वास्तविक मुखिया होते हैं। प्रधानमंत्री हमारी मंत्री परिषद के वास्तविक मुखिया होते हैं। नेक्स्ट, देखिए प्रधानमंत्री को अपॉइंट किया जाता है। जब भी हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं, वो होते मेजॉरिटी पार्टी के हैं, ठीक है। मेजॉरिटी पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, लेकिन उनको फॉर्मली अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर बस बात यही चल रही है कि जब भी बात आएगी तो प्रधानमंत्री को अपॉइंट किया जाता है। और अपॉइंट कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, देखिए एक बात याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल जब अपने ऑफिस में होते हैं, चाहे तो किसी भी राज्य के राज्यपाल हों या भारत के राष्ट्रपति हों, वो कभी भी जब भी अपने पद पर होते हैं, पद के दौरान उन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। वह इस कानूनी कार्रवाई से उन्हें छूट प्रदान हुई होती है। मतलब संवैधानिक तौर पर उनको किसी भी ऑफिस में रहते हुए, भारत के राष्ट्रपति हों या किसी भी राज्य के राज्यपाल हों, अपने पद पर रहते हुए उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। याद रखिएगा इस बात को। और देखिए एक बात और याद रखिएगा कि कोई भी कोर्ट राज्यपाल को, किसी भी राज्य के राज्यपाल को उसकी ड्यूटी करने के लिए बाधित नहीं कर सकता, दबाव नहीं डाल सकता। यहाँ पर आप राज्यपाल की बात भी कर सकते हैं, मतलब राज्यों के संदर्भ में राज्यपाल की बात कर सकते हैं। और सेम यही चीज़ हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए भी है। भारत के राष्ट्रपति को भी कोई कंपेल नहीं कर सकता, कोई भी कोर्ट कंपेल नहीं कर सकती अपनी ड्यूटीज़ को करने के लिए, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि अगर किसी भी राज्य के राज्यपाल से संबंधित, मान लीजिए किसी भी राज्य के किसी राज्यपाल ने कोई व्यक्तिगत काम किया है, तो उसके द्वारा, उस राज्यपाल के द्वारा व्यक्तिगत रूप से किए गए कार्य से संबंधित कोई भी सिविल प्रोसीडिंग लानी है, किसी भी तरीके की नागरिक प्रक्रिया लानी है, तो उसके लिए उस राज्य के राज्यपाल को 2 महीने पहले इस बात से संबंधित नोटिस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि कभी भी किसी राज्यपाल के किसी भी व्यक्तिगत कार्य से संबंधित सिविल प्रोसीडिंग्स होनी है, तो इसके बारे में उसे कम से कम 2 महीने पहले लिखित में उसे जानकारी दी जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जो होते हैं वह केंद्र सरकार के मुखिया होते हैं, हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जो इस समय सेंट्रल में गवर्नमेंट है, सेंटर में जो गवर्नमेंट है उसके मुखिया हैं। आर्टिकल 78 भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 78 होता है, वह किसके बारे में चर्चा करता है? वह चर्चा करता है प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य होंगे। प्रधानमंत्री के कार्यों से संबंधित है हमारे संविधान का आर्टिकल 78, मतलब कि अनुच्छेद 78। देखिए यहां पर एक बात, क्वेश्चन बहुत आता है, कैबिनेट मीन्स, कैबिनेट का मतलब क्या होता है? तो देखिए कैबिनेट, पहली बात तो मैं याद करने का तरीका बता देता हूं। कैबिनेट, तो कैबिनेट रैंक सिंपल है। कैबिनेट के बारे में पूछ रहा है तो कैबिनेट रैंक को याद रखिए। आपको पता होगा अलग अलग तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट चार्ज के मिनिस्टर्स होते हैं, कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं। तो मिनिस्टर्स की भी कुछ कैटेगरीज होती हैं। इनको ज़्यादा क्लैरिटी के लिए हम लेटर चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन वन लाइनर और इस वीडियो को छोटा करने के लिए मैं बता दूं आपको, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि कैबिनेट का मतलब होता है कि एक जिसमें कि कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स आते हैं, जिसमें कि कैबिनेट रैंक के या कैबिनेट दर्जे के मंत्रियों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, देखिए द एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज एक्सरसाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा हमारे देश में संसद की जो वास्तविक शक्तियां जो होती हैं, वास्तविक, रियल, एक्चुअल, एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब कि संसद द्वारा प्रदान की हुई
वास्तविक जो शक्तियां होती हैं वो किसके हाथ में होती हैं? भारत के प्रधानमंत्री के हाथ में। क्योंकि मैंने जब राष्ट्रपति के बारे में कराया होगा, और तो मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेड ऑफ द नेशन होते हैं, हमारे देश के हेड होते हैं, लेकिन उनके हाथ में नॉमिनल पावर्स होती हैं, नाम मात्र की पावर्स होती हैं। रियल पावर्स किसके हाथ में होती हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री के हाथ में। यहां तक क्लियर हुआ? देखिए, थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग को और क्लियर कर दूं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री को इतनी पावर क्यों दी जाती है, रियल पावर प्रधानमंत्री को क्यों दी जाती हैं? तो कुछ बातें याद रखिएगा। हमारा देश लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, ठीक है। प्रधानमंत्री जिस पार्टी के होते हैं वहां पर प्रधानमंत्री जिस पार्टी के होते हैं वहां पर लोगों द्वारा चुन करके आते हैं, और लोगों द्वारा चुन करके लोगों का आना ही, इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। अब प्रधानमंत्री जाहिर सी बात है कि उनका मुखिया होता है या उनमें से ही एक होता है जिनको डायरेक्टली लोग चुन करके भेजते हैं। तो एक तरीके से जब लोग किसी को चुन करके भेज रहे हैं और उसको ही हम रियल पावर दे रहे हैं, तो डेमोक्रेसी का मतलब, लोकतंत्र का मतलब यही तो है। और रही बात राष्ट्रपति की, तो वो नॉमिनल हेड इसलिए होते हैं, उनके पास नॉमिनल पावर्स इसलिए होती है क्योंकि वह जनता द्वारा डायरेक्ट चुन करके नहीं आते हैं। आप इस तरीके से इसे समझ सकते हैं। तो बस आपको लेकिन समझने वाली जो मेन बात है यहाँ पर जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वह यह है कि भारत की संसद की तरफ से जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं देश को चलाने की, वह किसके हाथ में होती हैं? भारत के प्रधानमंत्री के हाथ में। नेक्स्ट देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अगर चाहें तो नियम बना सकते हैं किससे संबंधित, कि भारत सरकार अपने मंत्रियों के साथ अपना जो काम है और सुविधाजनक तरीके से और इफेक्टिव तरीके से, प्रभावी तरीके से कर सके। मतलब कि भारत के राष्ट्रपति को यह शक्तियां हैं, या वह चाहें तो भारत सरकार अपना कामकाज और प्रभावी तरीके से करे अपने मंत्रियों के साथ, इनसे संबंधित नियम बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री संसद के अपर हाउस का मतलब जानते हैं? उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को। तो राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, पहली बात तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि लोकसभा के सदस्य को ही प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। जनरली ऐसा होता है कि आपको देखने को मिलेगा कि लोकसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि राज्यसभा का सदस्य प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। बस आपको एक बात याद रखना है, एक मैकेनिज्म होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसे कहते हैं हिंदी में अविश्वास प्रस्ताव। यह लोकसभा में लाया जाता है लोकसभा के एमपीज के द्वारा, और जनरली जो गैर सत्ताधारी दल जो होते हैं, मतलब कि अपोजिशन पार्टी होती हैं जो सत्ता में नहीं होती हैं, उनके एमपीज इस मोशन को लेकर के आते हैं, और यह सरकार के खिलाफ यह दिखाने की कोशिश करता है कि सरकार के प्रति लोगों का, या मतलब हमारा भरोसा अब नहीं रहा है, और सरकार को गिराने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जब आता है लोकसभा में, तो उसमें लोकसभा के सदस्य अपना अपना मत देते हैं। कौन देते हैं मत? लोकसभा के सदस्य। अब जैसा कि यहां पर पता है कि प्रधानमंत्री जो हैं वह राज्यसभा के सदस्य हैं, तो इस बिहाफ पर, क्योंकि वह राज्यसभा के सदस्य हैं, तो वह नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट या फेवर में वोट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर सारे मेंबर्स लोकसभा के ही होते हैं। क्लियर? यहां तक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा आपको। देखिए, भारत का एक अनुच्छेद है 75, भारत के संविधान का अनुच्छेद है 75। यह किसके बारे में बात करता है? यह मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति और उनकी अयोग्यताओं के बारे में बात करता है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कैसे होगी, मतलब किसकी नियुक्ति होनी है या किसको अयोग्य ठहराया जाना है, यह किसमें है? आर्टिकल 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75। देखिए, ये मैंने अभी आपको बताया था कि प्रधानमंत्री जी जो होते हैं जनरली देखने को मिलता है वो लोकसभा के सदस्य ही होते हैं, लेकिन ऐसे याद मत कर लीजिएगा कि राज्यसभा का या किसी अन्य सदस्य का, यही दो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं या लोकसभा के होते हैं, तो जनरली तो लोकसभा के सदस्य को ही मतलब प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्यसभा का सदस्य प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। आपके सामने वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, वह लोकसभा के सदस्य नहीं थे, वह राज्यसभा के सदस्य थे। ओके, नेक्स्ट देखिए, हमारे देश में एक बहुत बड़ी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, काउंसिल होती है, जिसको सब जानते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, ठीक है। इस परिषद के हेड की जब भी बात की जाए, प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष की बात की जाए, तो यह हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही इसके प्रेसिडेंट होते हैं। और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेशनल डिफेंस कमेटी, मतलब कि राष्ट्रीय सुरक्षा
सुरक्षा नहीं बोलेंगे, राष्ट्रीय रक्षा समिति, नेशनल डिफेंस कमेटी के हेड भी कौन होते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री, जब भी हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो जब उनका अपॉइंटमेंट हो रहा है, मतलब कि जिस समय उसका अपॉइंटमेंट हो रहा है उस समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के किसी भी सदन के सदस्य हों, संसद के किसी भी सदन के सदस्य हों, यह जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ऐसे किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के लिए अपॉइंट किया जा रहा है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि आगामी 6 महीने के अंदर अंदर या तो उसे राज्यसभा में एक सीट जीतनी है या लोकसभा में किसी भी तरीके से चुन करके आना है। जब इन दोनों सदन में से किसी भी सदन की एक सदन की सदस्यता वो ले लेते हैं अगले 6 महीनों में, तभी वह आगे प्रधानमंत्री के तौर पर कंटिन्यू कर पाएंगे। अदरवाइज उन्हें त्यागपत्र देना पड़ेगा और उन्हें अपने पद से हटा दिया जाएगा और अगले प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। यहां तक बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट देखिए, हमारे देश में प्रधानमंत्री बनने की मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है 25 ईयर्स, 25 साल। इसको आप टेक्निकली ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे देश में लोकसभा का सदस्य बनने की कम से कम आयु है 25 साल। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप लोकसभा का चुनाव जीत कर भी जाते हैं, लोकसभा के भी सदस्य बनते हैं, तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो ये मिनिमम। अब राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में तो 30 ईयर्स की एज होती है मिनिमम। और बस, तो कहने का मतलब यह है कि मिनिमम एज की पूछा जाए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तो वो होती है 25 ईयर्स। और इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए भी क्या एज होती है? एज होती है 25 ईयर्स। ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आपने सुना होगा जगह जगह आजकल एक ट्रेंड चल गया है, अलग अलग स्टेट्स में देखेंगे, राजनीतिक बैलेंस के लिए, पॉलिटिकल बैलेंस को करने के लिए, राजनीतिक संतुलन करने के लिए, जब ज़्यादातर कोलिशन में पार्टी बनती हैं, अलग अलग पार्टी मिलकर के कोई मेजॉरिटी में आकर के पार्टी बनाती हैं, तो एक नया एक जिद कहो या पॉलिटिकल बैलेंस बनाने के लिए, राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए एक पोस्ट क्रिएट कर दी गई है, उसको कहते हैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि उप प्रधानमंत्री। तो समझाने वाली बात बस इतनी है कि उप प्रधानमंत्री का पद हमारे संविधान का दिया हुआ पद नहीं है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। ठीक है, मतलब कि संविधान से के दायरे से बाहर है, गैर संवैधानिक है। उप प्रधानमंत्री का पद हमारे देश के संविधान में नहीं लिखा हुआ है। यह राजनीतिक संतुलन बनाने के लिए पार्टी आपस में क्रिएट कर देती हैं। हमारे देश में उप प्रधानमंत्री का कोई पद संवैधानिक तौर पर नहीं है। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे और कहां से थे? आसाम से। मतलब आसाम से उन्होंने एक सीट जीती थी। आपको पता है सीट अलग अलग तरीके, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग अलोकेट की जाती हैं। आसाम की एक सीट थी जहां से कि उम्मीदवार बनकर के आए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और वह राज्यसभा के सदस्य बने थे। तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में आसाम से चुन करके आए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। तो इसे याद रखिएगा। इससे यह पता चलता है कि राज्यसभा का सदस्य भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। एक बात और याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जो होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? हमारे देश के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ये मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका था आपको। और एक बात याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री जी के पास पूरी स्वविवेक की शक्तियां होती हैं। डिस्क्रिशन का मतलब होता है स्वविवेक, अपने दिमाग से या खुद के दिमाग से ली जाने वाली शक्तियां, लिए जाने वाले डिसीजंस भी बोल सकते हैं। तो प्रधानमंत्री को डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, स्वविवेक की शक्तियां होती हैं कि वह ये चूज कर सकते हैं कि उनकी कैबिनेट में कौन कौन मंत्री रहेंगे। मतलब अलग अलग पोर्टफोलियो या अलग अलग मंत्रालय किस किस को दिए जाएंगे और किस किस को मंत्री का पद दिया जाएगा। यह प्रधानमंत्री स्वविवेक से बिल्कुल फ्री होकर के डिसीजन ले सकते हैं। उन पर किसी बात का इसका दबाव नहीं होता है। एक बात और याद रखिएगा कि एक केंद्रीय मंत्री, अभी प्रधानमंत्री के बारे में कुछ ऐसा ही पढ़ा था, लेकिन वो भी मंत्री हैं एज अ मिनिस्टर। यहाँ पर भी एक केंद्रीय मंत्री की बात चल रही है, बस फर्क इतना है कि वो प्रधानमंत्री थे और यहाँ पर प्रधानमंत्री के ही तरह एक सेंट्रल मिनिस्टर की बात चल रही है। कोई भी व्यक्ति सेंट्रल मिनिस्टर के पद पर रह सकता है, जरूरी नहीं है कि वह किसी भी सदन का सदस्य हो, लेकिन अगले 6 महीने के अंदर अंदर उसे किसी एक सदन की सदस्यता हासिल करनी पड़ेगी संवैधानिक तरीके से। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, पार्लियामेंट का मतलब संसद का एक काम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है कि वह एक कैबिनेट का निर्माण करे, मंत्रिमंडल का निर्माण करे। बिल्कुल वन लाइनर है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, कैबिनेट एंजॉयस। देखिए, कैबिनेट जो होती है, मंत्रिमंडल जो होता है, मंत्रिपरिषद जो होती है, वह
एक पॉपुलर हाउस, पॉपुलर चैम्बर ऑफ द हाउस। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए पॉपुलर चैम्बर ऑफ द हाउस होता कौन है? मैं बता देता हूं, लोकसभा। लोकसभा को ही तो सबसे मतलब पॉपुलर चैम्बर बोलते हैं, पॉपुलर चैम्बर उसी को बोलते हैं, ठीक है। पॉपुलर हाउस मतलब जो बात होती है, जब भी पॉपुलर, लोकप्रिय, पॉपुलर को हिंदी में बोलते हैं तो लोकप्रिय, तो लोकप्रिय सदन कौन सा होता है? हमारा लोकसभा। तो यहां पर बात चल रही है कि कैबिनेट तब तक ही अपना काम करती है जब तक कि हाउस में, सदन में बहुमत वाली पार्टी का भरोसा उस पर बना रहता है। जब बहुमत वाली पार्टी का भरोसा उठ जाएगा तो कैबिनेट अपने पावर्स का यूज नहीं कर सकती। तो कहने का मतलब यह है कैबिनेट अपना काम तब तक करती है जब तक कि मेजॉरिटी पार्टी का भरोसा बना रहता है। बस मेजॉरिटी पार्टी के ब्याह पर ही कैबिनेट काम करती है। इसको वन लाइनर में याद रखिएगा, द कैबिनेट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी इन द पॉपुलर चैम्बर ऑफ द हाउस। नेक्स्ट देखिए, जो हमारा मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद जो होता है, मंत्रिपरिषद किसके लिए जिम्मेदार होता है? सबसे पहले याद रखिएगा, जो मंत्रिपरिषद होता है वह हमारे देश का संसद का जो पॉपुलर सदन है, पॉपुलर हाउस है, उसको कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल, हिंदी में बोलते हैं लोकसभा। लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, मतलब कि मंत्रिपरिषद जो भी काम कर रही है उसे लोकसभा में जवाब देना होगा। आपने लोकसभा का चैनल भी देखा होगा, वहां पर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, उन्हें आंसर्स भी देने होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा मंत्रिपरिषद कलेक्टिवली मतलब सामूहिक रूप से, ऐसा नहीं है कोई मंत्री कुछ बोल रहा है, कोई मंत्री कुछ बोल रहा है, सबको मिलकर के सामूहिक रूप से लोकसभा को जवाब देना पड़ता है अपने किए हुए हर कार्य का। दूसरा, जो मंत्रिपरिषद होती है वह संवैधानिक बाध्यताओं में बंधी हुई होती है, मतलब कि संवैधानिक दायरे में रह करके उन्हें अपनी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। और भारत के संविधान के आर्टिकल 75 क्लॉज 3 अनुच्छेद 75(3) में इसके बारे में प्रावधान किया गया है, मंत्रिपरिषद के कार्यों के बारे में प्रावधान किया गया है। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज जब भी आर्टिकल्स के चैप्टर्स होंगे उसमें बिल्कुल क्लियर करके मैं बताऊंगा। अभी वन लाइनर के तौर पर और टाइम को बचाने के लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड पार्लियामेंट। देखिए यही बात कर रहे थे हम अभी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, मंत्रिपरिषद होती है, वह किसके प्रति जवाबदेह होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है? वह संसद और संसद में भी लोकसभा, संसद और संसद में भी लोकसभा के प्रति जिम्मेदार या जवाबदेह होती है। कौन? मंत्रिपरिषद, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देती है, मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देती है, तो कौन कौन सी सिचुएशंस वहां पर सामने आएंगी? नंबर 1, देखिए, भारत के राष्ट्रपति उस मंत्रिपरिषद से कह सकते हैं कि जब तक अगला ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं हो जाता, मतलब कि आपकी जगह पर हम ऐसे लीगल पैनल के लोगों को मतलब अपॉइंट नहीं, संवैधानिक तरीके से आपकी जगह कोई रिप्लेसमेंट करने के लिए नहीं आ जाता है, तब तक आप कंटिन्यू कीजिए। मतलब कि भारत के राष्ट्रपति जिस मंत्रिपरिषद ने त्यागपत्र दिया है उनसे ये कह सकते हैं कि अगला रिप्लेसमेंट, आपकी जगह पर रिप्लेसमेंट आने तक आप कंटिन्यू करते रहिए, जैसे ही रिप्लेसमेंट आता है आप अपने पद से हट जाइएगा। और क्या हो सकता है यहाँ पर? ऑल्टरनेट का मतलब क्या है कि ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट, मतलब रिप्लेसमेंट का मतलब कहने का ये है कि जब तक कि अगली मंत्रिपरिषद का विधिवत तरीके से इलेक्शन नहीं हो जाता और कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि संवैधानिक तरीके से अगली मंत्रिपरिषद नहीं आ जाती, तब तक वह अपने पद पर बने रहें। इसके लिए भारत के राष्ट्रपति उनसे कह सकते हैं। और वही उसका आप बैक कर लीजिए कि जो करंट मंत्रिपरिषद है, जो रेजिग्नेशन दे रही है या त्यागपत्र दे रही है, वह चाहे तो नई सरकार के बनने तक अपना काम संभाल सकती है और नई सरकार के बनने के बाद वह अपने त्यागपत्र के अकॉर्डिंग अपने पद को छोड़ करके जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद कलेक्टिवली किसके प्रति जवाबदेह होती है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, किसके लिए जिम्मेदार होती है? वो है लोकसभा। लोकसभा सदन के प्रति हमारे देश की जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है उसको जवाबदेह होना पड़ता है। और देखिए मैं आपको एक और बात बताऊं, यहाँ पर लोकसभा को हम इतना वरीयता क्यों देते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ कुछ आपके समझ में भी आएगा कि हमारा देश लोकतंत्र है और लोकसभा में लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुने हुए सांसद बैठे होते हैं, तो इसलिए इस सदन को लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं। भाई डेमोक्रेसी में आपके वो नेता बैठे हुए हैं जो लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुन करके बैठे हैं, तो उनको इंपॉर्टेंस ज़्यादा दिया जाएगा क्योंकि हमारा देश डेमोक्रेटिक है। ठीक है, लोगों की आवाज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। चलिए देखो, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, देखता हूँ कितने लोग कमेंट में मुझे सही आंसर देते हैं।
कि आपने सुना होगा या देखा भी होगा, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं जो एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आते हैं, उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन भी ग्रेजुएशन होती है, और उसके बाद आईएएस आईपीएस जैसे बड़े बड़े टॉप मोस्ट रैंक्ड होल्डर ऑफिसर्स होते हैं, वो जब मिनिस्टर्स या किसी लीडर, इलेक्टेड लीडर के सामने आते हैं तो वह उनके सामने खड़े हो जाते हैं, सैल्यूट करते हैं, भले ही वह अंगूठा छाप हो, भले ही वह इलेक्टेड मेंबर या पॉलिटिशियन है, वह अंगूठा छाप हो, लेकिन उनको सम्मान दिया जाता है। अधिकारी उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते हैं, उनके सामने एक प्रोटोकॉल में उन्हें झुक करके रहना पड़ता है। तो आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है। देखता हूँ कितने लोग सही आंसर देंगे इसका। चलिए फिर देखिए आगे बढ़ते हैं हम अपने वन लाइनर फॉर्म में। देखिए जितने भी मंत्रिपरिषद के मंत्री जो होते हैं, जो केंद्रीय मंत्री जो होते हैं जितने भी, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यह क्या होता है, इसको इन वन लाइन अगेन वेरी इजीएस्ट फॉर्म में मैं बता देता हूं कि जितने भी केंद्रीय मंत्री होते हैं वह अपना काम किसके अंडर में रह करके करते हैं या किसके बिहाफ पर करते हैं, भारत के प्रेसिडेंट के बिहाफ पर काम करते हैं। ठीक है, अगर किसी भी अनियमितता को पाया जाता है या किसी भी तरीके के वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को, अपनी जिम्मेदारियों का वायलेशन पाया जाता है, तो केंद्रीय मंत्रियों को कौन हटा सकता है, भारत के राष्ट्रपति हटा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इसको याद कर लेना, इसका भी एक मैकेनिज्म होता है, बस सोचना, ज़्यादा मत सोचना। ठीक है, यहाँ पर जो वन लाइनर है, द यूनियन मिनिस्टर्स शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बस केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको एक जिम्मेदारी है कि वह देश में जितना भी कामकाज, कानूनी प्रक्रियाएं जो भी चल रही हैं, वह समय समय पर इसके बारे में भारत के राष्ट्रपति के साथ कम्युनिकेट करते रहें, उन्हें बताते रहें। नेक्स्ट, जो देश में मंत्रिपरिषद जो होती है, मंत्रिपरिषद होती है, वह क्या लेकर के आती है हमारे संसद में, कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब कि विश्वास प्रस्ताव। अब यहाँ पर देखिए, अभी मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात कर रहा था, अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहा था, उसे कौन लाता है, अपोजिशन पार्टीज। अपोजिशन पार्टीज नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती हैं सरकार के खिलाफ, और सरकार अपने पदों पर, मतलब अपनी जिम्मेदारियों पर या सरकार में बने रहने के लिए क्या लेकर के आती है, उसका अपोजिट, कॉन्फिडेंस मोशन, विश्वास प्रस्ताव। और याद रखिएगा कि सरकार तभी तक रहती है जब तक कि उसके पास विश्वास प्रस्ताव है। अगर वह अविश्वास प्रस्ताव में चली गई तो उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा अपनी मंत्रिपरिषद के साथ। नेक्स्ट देखिए, जो मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है, मंत्रिपरिषद होती है, अगर लोकसभा में उसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो तत्काल मंत्रिपरिषद को रिजाइन देना पड़ेगा, तत्काल मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, याद रखिएगा। और एक और बात याद रखिएगा कि अगर कोई भी मंत्री है, उसने त्यागपत्र दिया है और वह लोकसभा में कोई भी स्टेटमेंट देना चाहता है, अपने त्यागपत्र के बाद अगर कोई भी मंत्री लोकसभा में स्टेटमेंट देना चाहता है, अपना कुछ कथन रखना चाहता है, अपने विचार रखना चाहता है, तो उसे लोकसभा के स्पीकर की अनुमति अनिवार्य है, उसे लोकसभा के स्पीकर से अनुमति लेनी पड़ेगी। और यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि देखिए, हम तब से बात कर रहे हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन की, अविश्वास प्रस्ताव की, लेकिन जब भी बात आए कि अविश्वास प्रस्ताव जो कोई भी एमपी लाता है, मान लीजिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम 50 सदस्य, कम से कम 50 सदस्य, लोकसभा के जो 50 सदस्य हैं उनके द्वारा लिखित इसके लिए प्रपोजल आया हो। अगर 50 एमपी सहमत हैं लोकसभा के नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ या मंत्रिमंडल के खिलाफ लाने के बारे में, अगर 50 एमपी सहमत हैं, तभी यह प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया जा सकता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है, 50 मेंबर, 50 एमपी लोकसभा के अगर तैयार होंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाने के लिए, तभी यह कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है, डोंट वरी, आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। देखिए, जब से हम नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात कर रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव, याद रखिएगा भारत के संविधान में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात और याद रखिएगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है और कहीं नहीं लाया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कभी कभी बात आती है कि
आपको पता होगा कि जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, जो इलेक्टेड पदों पर होते हैं, मतलब चयनित होकर के आते हैं, उनको एक योग्यता होती है कि उनके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, उन पर कोई भी लाभ का पद नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए किसी पर कोई पद है तो वह लाभ का पद है या नहीं है, मतलब उसके ब्याह पर उसे क्वालिफाई किया जाएगा या उसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो केंद्रीय संसद, जो हमारी संसद है, वह डिसाइड करेगी कि उसका पद लाभ का पद है या नहीं है, वह अपने पद पर रह सकता है या नहीं रह सकता है। ठीक है। और देखिए, जब भी संसद की बात आती है तो आप हमेशा याद रखिएगा, संसद में 3 ऑर्गन्स होते हैं। देयर आर 3 ऑर्गन्स इन द पार्लियामेंट। नंबर 1 लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये तीनों मिलकर ही पार्लियामेंट शब्द का निर्माण करती हैं। कभी भी कोई पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्लियामेंट, ऑलवेज से दैट Parliament word comprises of 3 components, 3 organs. Number 1 Lok Sabha, number 2 राज्य सभा, and the final one is the President of India. इन तीनों से मिलकर के, मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के पार्लियामेंट या संसद का निर्माण करते हैं। सिंपल, इसके अलावा इधर उधर कहीं जाना ही नहीं है, यही आंसर आपको करना है। देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था में जो एग्जीक्यूटिव होती है, कार्यपालिका, मतलब जितने भी कानून को लागू करने वाली जो मैकेनिज्म होता है, ऑफिसर्स वगैरह, जो भी सरकारी मैकेनिज्म होता है, वह हमेशा याद रखिएगा जो कानून बनाने वाली विधायिका होती है उनके सबऑर्डिनेट के रूप में काम करते हैं। जितनी भी कार्यपालिका है देश के अंदर, मैकेनिज्म है, सरकारी अधिकारी, छोटे लोअर पोस्ट पर, मिडिल पोस्ट पर, ग्रुप के वाइज जितने भी सरकारी पद हैं या सरकार का पूरा जो मैकेनिज्म है, उसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका, कार्यकारिणी। और यह किसकी हेल्प करती है? जो हमारे देश में कानून बनाने वाली जो लेजिस्लेचर होती है, विधायिका होती है, जहाँ पर एमपीज, एमएलएज, नेता लोग बैठते हैं और बैठ करके कानून बनाते हैं, यह इनकी हेल्प करते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव इज सबऑर्डिनेट टू द लेजिस्लेचर। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो ये समझ लीजिए कि हमारे देश में जो सबऑर्डिनेट, मतलब कार्यपालिका जो होती है, पूरा जो मैकेनिज्म होता है, वह किसके अधीन होकर के काम करता है? विधायिका के अधीन। और विधायिका में कौन होते हैं? हमारे इलेक्टेड एमपीज, पॉलिटिशियंस वगैरह जो कानून बनाते हैं, उन्हीं के डायरेक्शंस पर वो निर्देश देते हैं और कार्यकारिणी, मतलब कार्यपालिका जो होती है, वह उसे फॉलो करती है। तो इसका मतलब फॉलो करने वाली डायरेक्ट वो कर रहे हैं लेजिस्लेचर, फॉलो कौन कर रहा है? एग्जीक्यूटिव। तो इसका मतलब क्या है? एग्जीक्यूटिव जो होती है, कार्यपालिका जो होती है, वह विधायिका के अंडर में रह करके काम करती है, इसीलिए इसे विधायिका का सबऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमारे देश में मध्य प्रदेश के एक लीडर थे जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री भी रहे, उसके बाद में गृह मंत्री भी बने। उनका नाम था कैलाशनाथ काटजू। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी एंड नेम ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, यह उस समय जब मॉडर्न हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत फेमस नाम है और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट, जब हमारे देश को आज़ादी मिल गई थी, आज़ाद भारत के पहले वित्त मंत्री R.K. षणमुगम शेट्टी 1947 से 49 तक ये हमारे देश के आज़ाद भारत के, मतलब इंडिपेंडेंट होने के बाद पहले वित्त मंत्री रहे। नेक्स्ट, हमारे देश को आज़ादी के बाद पहले कानून मंत्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट नेम, बेटर पर्सनैलिटी। और आपको पता होगा कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब हमारे देश के संवैधानिक विकास हो रहा था, संविधान बनाया जा रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू, संविधान सभा के थ्रू हमारे देश का संविधान लिखा जा रहा था, तो उसमें समितियां थीं, इंपॉर्टेंट समितियां थी। वन ऑफ द मेजर कमिटीज़, उसमें एक थी ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्ट कमेटी मतलब कि प्रारूप समिति, उसके चेयरमैन भी कौन थे? चेयरपर्सन भी थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हमारे देश के संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, याद रखिएगा। मेक अ पॉइंट ऑफ इट कि हमारे देश के संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। हम बजट बोल देते हैं, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख पूरे संविधान में कहीं नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख हुआ है, जिसको हम शॉर्ट में, अपनी भाषा में, सरल भाषा में बजट बोल देते हैं। तो इस आर्टिकल को भी याद रखिएगा, आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112, और इसको बोलते क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। नेक्स्ट, हमारे देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत भारत के बाहर हुआ था 1966 में। ड्यूरिंग ही वॉज द PM, सेकंड PM ऑफ द कंट्री। इन 1966 उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में उनकी मौत हुई थी। नेक्स्ट देखिए, हमारे देश में एक ऐसे भी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पूरे अपने
पद पर रहते हुए, पूरे पद पर रहने के दौरान, अपने पूरे कार्यकाल के दौरान कभी भी संसद को अटेंड नहीं किया, कभी भी संसद नहीं गए। उन प्रधानमंत्री का क्या नाम था? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। आई होप यहां तक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ प्राइम मिनिस्टर्स के टेन्योर को मैंने दिया हुआ है, उनका कार्यकाल आप इसे याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। और देखिए, एक ऐसे प्रधानमंत्री भी रहे हैं हमारे देश के जो लोकसभा में आए थे चुनाव जीत करके, उन्होंने कभी भी किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर का पद हासिल नहीं किया, धारण नहीं किया। वह डायरेक्ट बने तो प्राइम मिनिस्टर बने। आपने जनरली देखा होगा कि कोई छोटे छोटे पदों से पहले मूव करके आता है, मेयर बनता है, उसके बाद एमएलए बनता है, फिर एमपी बनता है, एमपी के बाद मतलब आगे ऐसे पदों पर धीमे धीमे करके एस्केलेट करता है, ऊपर जाता है। लेकिन एक हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे भी थे जो डायरेक्ट पीएम बने। उन्होंने उससे पहले कभी किसी राज्य के सीएम बने ही नहीं, मुख्यमंत्री बने ही नहीं। वो हैं चंद्रशेखर। यह लोकसभा का चुनाव जीत करके आए थे और डायरेक्ट पीएम बने थे। सीएम किसी राज्य के ये नहीं रहे, मुख्यमंत्री किसी भी राज्य के ये नहीं रहे। नेक्स्ट देखिए, ऐसे कुछ प्रधानमंत्री जो एक से ज़्यादा बार देश के प्रधानमंत्री रहे: जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारीलाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी। और अब आप याद रखिएगा, आपके जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भी एक से ज़्यादा बार प्रधानमंत्री देश के रहे हैं कंटिन्यू। आपको पता ही है, सब आपके सामने है, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनके बारे में आपको शायद पता ना हो। इनके बारे में देखिए, इन्होंने कौन कौन से पद हासिल किए थे अपनी लाइफ में, किन किन पदों पर रहे थे। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के वित्त मंत्री रहे। आरबीआई के गवर्नर रहे, जी हाँ, वही आरबीआई गवर्नर जो साइन करते हैं नोट पर और उसके बाद अप्रूव होता है नोट मार्केट में, ठीक है। जो बिल होता है एक फाइनेंशियल बिल के तरीके से काम करता है। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इनका एवोल्यूशन कहाँ से हुआ। तो एक नोट के रूप में जो बिल आता है, जो हमारे हाथ में नोट होते हैं आरबीआई के, उन पर कौन सिग्नेचर करता है? आरबीआई गवर्नर, मतलब कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होते हैं। तो उस पद पर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे थे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, जो आपको पता होगा यूएन, संयुक्त राष्ट्र की एक मेजर बॉडी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर भी रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ये हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, मतलब जनरली तो आज भी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री थे उस समय। अभी तो जिंदा हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ गड़बड़ हो गया, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, नेक्स्ट, मिनिस्टर्स मेक पॉलिसी एंड सिविल सर्वेंट्स एडेयर टू दैट पॉलिसी। सिंपल, मंत्री नीतियां बनाते हैं और उनको लागू कौन करवाते हैं? सिविल सर्वेंट्स, मतलब कि सरकारी सेवा। जो आपको पता ही, सिविल सर्वेंट सिविल सर्विस की जो नौकरी करते हैं, मतलब सिविल सर्वेंट जो होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जो मिनिस्टर्स नीतियां बनाते हैं, उनको फॉलो कौन करवाते हैं? जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, हमारे देश के सिविल अधिकारी जो होते हैं। आई होप यहां तक बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 352, भारत के संविधान का अनुच्छेद 352, भारत का संविधान का अनुच्छेद 352, यहां पर मंत्रिमंडल वर्ड का यूज हुआ है। और पूरे संविधान में मंत्रिमंडल का शब्द का यूज सिर्फ यहीं पर हुआ है। यह किसके लिए किया गया है? यह कैबिनेट के लिए किया गया है, जिसे हम बोलते हैं मंत्रिमंडल, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हमारे देश के कौन कौन से मुख्य वित्त मंत्री हैं, मतलब वित्त मंत्री तो जो रहे हैं वो हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कुछ फाइनेंस मिनिस्टर्स के नाम लिखे हैं मैंने: वीपी सिंह, आर वेंकटरमन, वाईवी चौहान एंड प्रणब मुखर्जी। ये हमारे देश के वित्त मंत्रियों के पद पर रहे हैं। देखिए, हमारे देश में 1991 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, उनने एक पॉलिसी, मतलब कि अर्थनीति, एक आर्थिक नीति को लागू किया था, जिसको बोलते हैं, जो आज भी चलती है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण। यह इकोनॉमिक पॉलिसी सबसे पहले 1991 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने लागू की। नेक्स्ट देखिए, पार्लियामेंट, मतलब संसदीय रूप की जो सरकार होती है, हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब कि हमारे देश में संसदीय रूप की सरकार काम करती है। तो यह किस सिद्धांत पर काम करती है? देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, वह कैबिनेट कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि मंत्रिपरिषद जो होती है, उसको सामूहिक रूप से जिम्मेदार रहना पड़ता है, जवाबदेह रहना पड़ता है, उसको हर काम के लिए जवाब देना पड़ता है सामूहिक रूप से।
ठीक है। तो हमारे देश में एक ऐसी मंत्रिमंडल होती है जिसको कि उसके सामूहिक रूप से समस्त मंत्रियों को एक साथ होकर के जवाब देना पड़ता है अपने हर काम के लिए। इसी को कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब संसदीय सरकार। नेक्स्ट देखिए, याद रखिएगा कि हमारे देश में चाहे लोकसभा के सदस्य हों चाहे राज्यसभा के सदस्य हों, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इनमें से कोई भी मंत्री बन सकता है। इनमें से कोई भी मंत्री बन सकता है। ऐसा नहीं है सिर्फ लोकसभा का सदस्य ही मंत्री बनेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई भी मतलब मंत्री बनना चाहे तो बन सकता है। निर्मला सीतारमण जो इस समय वर्तमान की वित्त मंत्री जो हैं, वो भी इसी का एक उदाहरण है। इससे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो भी इसी का एक उदाहरण है। तो सदन कोई सा भी हो, सदस्य किसी भी सदन का हो, मंत्री बन सकता है। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय कितने मंत्रालय थे सेंटर में, केंद्र में कितने मंत्रालय थे? 18। और देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे देश का जो राजकीय पत्र है, राजकीय पत्र ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, वो कौन सा है? वो है व्हाइट पेपर। कौन सा है? श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन की बात करने जा रहा हूँ। याद रखिएगा 91st, मतलब कि 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में आया था, इसके बारे में याद रखना। इससे ये प्रावधान किया गया था कि जो मान लीजिए सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, इसने सीमित किया कि आप इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, अगर हम प्रधानमंत्री को भी शामिल कर लें, तो सेंटर में मतलब जो टोटल सीट हैं, मतलब लोकसभा में जो जितनी भी सीटें, टोटल सीट्स का 15% से ज़्यादा मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती। एक बार और बताता हूं कि लोकसभा में नंबर ऑफ एमपीज जितने भी है, लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं, टोटल नंबर ऑफ एमपीज, लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से ज़्यादा मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती। 91वां संविधान संशोधन 2003 का है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एक हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 257 अनुच्छेद 257 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको जनरली ये याद रखना है कि इसके द्वारा हर राज्य की जो कार्यकारिणी, कार्यपालिका जो शक्तियां हैं, उनको बारे में ये प्रावधान किया गया कि राज्य अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग उसी तरीके से कर सकते हैं, तब तक कर सकते हैं कि उससे केंद्र की कार्यपालिका शक्तियों का अगर निर्वहन हो रहा है, अगर केंद्र अपनी कार्यपालिका की शक्तियों का निर्वहन कर रहा है, तो उनमें कोई रोक टोक ना आए, मतलब कोई भी राज्य उसमें अपनी मनमानी रोक टोक ना करे अगर केंद्र अपना कोई भी काम कर रहा है। तो आर्टिकल 257 अनुच्छेद 257 के अकॉर्डिंग ये प्रावधान किया गया कि अगर मान लीजिए केंद्र सरकार अपने कार्यपालिका शक्तियों का निर्वहन कर रही है, तो उसमें स्टेट कोई भी रोड़ा नहीं लगा सकती, प्रीजुडिस नहीं कर सकती, उसे रोक नहीं सकती। हाँ, सपोर्ट करना पड़ेगा, उस राज्य की सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा केंद्र सरकार की एग्जीक्यूटिव पावर्स के लिए, केंद्र सरकार को अपना काम करने के लिए। ये याद रखिएगा, नहीं तो आप जानते हैं कि इतना भी हो सकता था, इतना बड़ा कोई इश्यू है नहीं। दे आर सो मैनी एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ यू, जिसमें कि अगर केंद्र अपनी मनमानी करने पर आ जाए तो संघ सरकार को काम नहीं करने देना चाहती हैं। ये अभी नहीं, हर वक्त होता रहा होगा, हमारे सामने अभी भी हो रहा है। यू कैन गो फॉर दोज एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट देखिए, हमारे देश में जो यूनियन कैबिनेट है, संघीय मंत्रिमंडल है, उसका जो गठन हुआ है, पुनर्गठन जो हुआ है केंद्रीय मंत्रिमंडल का, वह किसकी रिपोर्ट पर हुआ है? एन गोपालस्वामी अयंगर, एन गोपालस्वामी अयंगर। वेरी इंपॉर्टेंट नेम एंड पर्सनैलिटी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरीट। देखिए, आपको पता है कि कैबिनेट सचिवालय होता है, दिल्ली में है, इंडिया गेट के पास। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि मंत्रिमंडल की जो भी मीटिंग्स हैं, मंत्रिमंडल की जो भी मीटिंग्स हैं, उनके लिए क्या क्या एजेंडा रहेगा उसको प्रिपेयर करते हैं, उसको बनाते हैं। और ये क्या करते हैं कि मंत्रिमंडलीय जो समिति होती हैं, मंत्रिमंडलीय जो समिति होती हैं, उनको सचिव के तौर पर जो भी सहायता चाहिए होती हैं, उनको कैबिनेट सेक्रेटरीट देता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, मेक पॉइंट्स ऑफ मेमोरियल्स। देखिए, उनके कुछ स्मृति स्थल हैं, समाधि स्थल हैं, याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट। जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल है शांतिवन, लाल बहादुर शास्त्री जी का है विजय घाट, इंदिरा गांधी जी का है शक्ति स्थल, राजीव गांधी जी का है वीर भूमि। ठीक है, और ये सब हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। यहाँ तक मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। तो ये था हमारा आज का चैप्टर
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल के बारे में वन लाइनर फॉर्म में। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ है तो भी कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर बैठे हैं, यू कैन कनेक्ट एनी टाइम। ये था चैप्टर 12 ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, वो भी वन लाइनर फॉर्म में। आगे का चैप्टर भी मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा, लेकिन मैं आपसे पहले ये कहना चाहता हूं, जिन्होंने भी पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आई बटन पर जाइए, क्लिक कीजिए और उन लेक्चर्स को देखिए। आपके लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होगा, उसके लिए पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन आपसे बचने वाला नहीं है। अब चैप्टर नंबर 13 मैं जल्दी ही अपलोड करने वाला हूं, लेकिन तब तक आप वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए व शेयर ज़रूर कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, दैट इज़ www.mylegalcode.com। व किसी भी कन्फ्यूजन के लिए 24/7 व्हाट्सएप अस, दैट इज़ 9990544440। फॉर मोर वीडियोज स्टे ट्यून्ड, माई लीगल कोड। थैंक्स टू सब्सक्राइब, गुड लक एंड बाय बाय।